हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा कच्चा टीबू की चर्चा करी गई। तो मैं आप सब लोगों को ये समझा रहा हूं कि कच्चा टीबू है क्या, ये विवाद, ये द्वीप जो है विवाद में क्यों है। तो मैंने आप सब लोगों को पहले पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है उसको मैंने समझाया कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहता है कि राज्यों आप नए क्षेत्रों का प्रवेश करा सकते हैं, हमारे संघ में आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 कहता है कि अंदर यूनियन के अंदर ही आप किसी प्रकार के चेंजेस आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 ही कहता है कि 2 और 3 में जो आप चेंजेस करेंगे वो सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसको आर्टिकल 368 के तहत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आपको अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बेरोबारी यूनियन के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन था कि जब भी आप देश के किसी राज्य के किसी भूभाग किसी क्षेत्र को जब आप किसी दूसरे विदेशी राष्ट्र को आप देंगे तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वो भी किसके अंतर्गत, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के माध्यम से। तो समय समय पे परिस्थिति के अनुसार उस समय काल के आधार पे सरकार को जो भी लगता है, देश को सही लगता है, उसके आधार पे आपसी समझौते में ऐसे आपके क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है। तो बेरूबारी हमने पाकिस्तान को दिया था संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 368 के अंतर्गत। दूसरा, हमने 2016 में बीजेपी की सरकार के द्वारा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को भी हमने देखा, उसके लिए भी हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ा, जिसके तहत कुछ क्षेत्र भारत के बांग्लादेश को दिए गए और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत को दिए गए। अब इसी प्रकार की इस कच्चा टीबू द्वीप के बारे में बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब आपके प्रधानमंत्री थी तो उनके द्वारा श्रीलंका की जो सरकार है उसके साथ आपकी संधि करके ये क्षेत्र श्रीलंका को सौंपा गया था। इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो कच्चा टीबू के बारे में बात करें तो कच्चा टीबू भारत और श्रीलंका के बीच में, तो पहले कच्चा टीबू पर भारत का अधिकार था, लेकिन अब इसको किसको सौंप दिया गया, श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसी कच्चा टीबू की बात हमारे आज के नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उठाया। अब जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो दिखाई देगा, आडम्स ब्रिज दिखाई देगा और रामेश्वरम दिखाई देगा, यानी ये वाला जो ट्रैक है इसी को हम राम सेतु कहकर के संबोधित करते हैं, जो भारत सरकार की एक परियोजना है, केवल भाषण में कहने को, इसके ऊपर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो तमिलनाडु की सरकार जो है वो आपके केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है पिछले कुछ समय से कि जो श्रीलंका को हमने कच्चा टीबू दिया था उस कच्चा टीबू को अब वापस लेने की बारी आ गई है। और प्रधानमंत्री जी से कहा गया कि आप इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप 1 मिनट में किसी को भी खत्म कर दे तो आप श्रीलंका से कच्चा टीबू द्वीप ले लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने आज कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे इस कच्चा टीबू द्वीप की बात उन्होंने करी। तो आप सब लोगों को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी क्या है, जल संधि, और उस जल संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। पाक PAK वाला नहीं, PALK, पाक स्ट्रेट के नाम से। तो अब थोड़ा इसके इतिहास को देखिए। इतिहास ऐसा है कि जब हम कच्चा टीबू द्वीप के बारे में बात करें तो रामेश्वरम से महज 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह जो द्वीप है कैसे बना भाई, तो 14वीं सदी में यह द्वीप बना कैसे है, तो 14th सेंचुरी में क्या हुआ था, तो 14th सेंचुरी में आपके ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था भाई, तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और उसी ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर के, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये जो आपका द्वीप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा टीबू द्वीप कहते हैं भाई, कच्चा टीबू द्वीप कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री कच्छ द्वीप कर रहे थे, लेकिन कच्चा टीबू इसका ओरिजिनल आपका प्रोनाउंसिएशन है। इस द्वीप पर तभी से जो रामेश्वरम के आसपास के रहने वाले जो मछुआरे, यानी ये वाला इसके आसपास जितने भी आपके मछुआरे रहते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, मछली पकड़ते रहे हैं। यानी जो आपके ये जो कच्चा टीबू द्वीप है उसके जो क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम। साथ में द्वीप एक सालाना उत्सव में भाग लेते रहे हैं। 1921 में क्या हुआ, श्रीलंका ने इस पर दावा किया। आप थोड़ा कहानी को समझिए कि 1921 में श्रीलंका के द्वारा इसके ऊपर क्या किया गया भाई, दावा किया गया। श्रीलंका के द्वारा इसके ऊपर दावा किया गया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया, विवादित क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया हो गया। 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री जी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था श्री माओ भंडार नायक।
इन दोनों के बीच में आपके समझौता हुआ। तो देखिए 1921 से ये डिस्प्यूट होना शुरू हुआ। 1974 में भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में समझौता हुआ। लेकिन समझौता होने के बाद ये जो द्वीप है भारत ने किसको दे दिया? तो ये द्वीप आपके भारत ने श्रीलंका को दे दिया। ये द्वीप किसने दे दिया? तो भारत ने श्रीलंका को दे दिया। अब आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, भारत ने श्रीलंका को दे दिया। इसके बावजूद मतलब भारत ने श्रीलंका को दे दिया, लेकिन इसके बाद भी पारंपरिक रूप से श्रीलंका के जो तमिल और तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, यानी श्रीलंका से तमिल लोग और तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, वो इस कच्चा तीबू द्वीप का ये इस्तेमाल करते रहे। लेकिन पिछले कुछ साल से श्रीलंका यहाँ भारतीय मछुआरों को न सिर्फ परेशान करता है बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लेता है। तो चलो भाई, आपसी सहमति से ये मामला चल रहा था, ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। श्रीलंका को देने के बाद भी आराम से हमारे जो मछुआरे थे रामेश्वरम के आसपास रहने वाले तमिलनाडु के जो मछुआरे, वो जाते थे, अपना मछली पकड़ते थे, मछुआरे अपना काम करते थे और श्रीलंका की तरफ से आपके तमिल आते थे। अभी सबको अब समझो भाई, आपको किसके बारे में डिस्कस करना? ये देखो, ये क्या पाक स्ट्रेट। जब पाक स्ट्रेट के बारे में बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि आपको क्या करता है? भी बनाता है, जल संधि बनाता है। ये वाला कौन सा है? ये रामेश्वर। और ये रामेश्वरम किसके अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम के आसपास रहने वाले जो मछुआरे हैं वो इस द्वीप पर पहले चले जाते थे और आराम से मछली पकड़ते थे। लेकिन हाल के कुछ समय में आपकी श्रीलंका की सरकार के द्वारा, श्रीलंका के पुलिस और नेवी के द्वारा इनको परेशान किया जाता है। और आप सभी को क्या किया जाता है भाई? तो इन लोगों को परेशान करके कभी गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो इसी बात को लेकर के जो तमिलनाडु की सरकार है, एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री और उनसे पहले के भी जो आपके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात को कही कि हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको वापस लेकर के आते हैं, क्योंकि वो समय था, हमने दे दिया, अब परिस्थिति बदल गई, हमारी क्षेत्र जिसको हमने आपको दिया उसके ऊपर आप अभी डरा धमका रहे हैं, तो सही बात नहीं। अब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को एक गिफ्ट दिया था, सुनिएगा। अब मैंने आप सब लोगों को बताया कि श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच यह कच्चा तीबू जो द्वीप है, अगर आप उसको गूगल मैप से देखेंगे तो ये किसके बीच में? श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में स्थित है। पारंपरिक रूप से श्रीलंका के जो तमिल है और तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं बहुत पहले से। हालांकि भारत ने 1974 में सशर्त शर्त के साथ, यानी इंदिरा गांधी जी ने, जब आपकी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने श्रीलंका को सशर्त ये समझौते के साथ आपको कहा था कि भाई यह द्वीप श्रीलंका को दे तो दिया गया, लेकिन ये बात है कि हमारे मछुआरों को वहां पे जाने से नहीं रोका जाता। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमाओ भंडार नायके के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर किया और कच्चा त्रिभुज श्रीलंका को दे दिया गया। तो जब आपके समझौता हुआ उसके बाद काफी लंबे समय तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं रहा। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जब हम देखें तो ये आपका द्वीप जो है वो पूरे तरीके से आपका डिबेटेबल हो गया। कच्चा तीबू पाक जलमध्य में, पाक स्ट्रेट में, समुद्र तट से दूर एक निर्जन द्वीप है। इसका मतलब कि वहां पे कोई बसाव नहीं है, वहां पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे लोग आपके हैं, नहीं। 14वीं शताब्दी में ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये जो आपका कच्चा तीबू द्वीप था वो बना। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ की भूमि का भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर, यानी जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो उस दौरान 285 एकड़ जो जमीन था उसका भारत और श्रीलंका दोनों आपके संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। कच्चा तीबू द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता। किस राजा के? रामनाथपुरम के राजा के। बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का ये हिस्सा बन गया, बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस जमीन पर अपना अपना दावा प्रस्तुत किया। श्रीलंका ने बोला कि मेरा है और भारत ने बोला कि मेरा है। अब उसके बाद विवाद बढ़ते गए। आजादी के बाद भारत ने इस विवाद को सुलझाने के प्रयास किए, बोले कि पड़ोसी देश है और हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, तो कुछ बीच का रास्ता निकाल। तो काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे। लेकिन यह विवाद उस समय उठा जब दोनों देशों ने 1974 से 76 के बीच समुद्री सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया, दोनों देशों के द्वारा।
इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा जो है उसको आपके निर्धारित कर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा आपके निर्धारित कर। और अब देखो पहले क्या था, पहले सीमा निर्धारित नहीं था। जब आपकी सीमा निर्धारित नहीं था तो आराम से इधर के लोग आपके आ सकते थे, यहां पे आ सकते थे, और यहां के लोग भी यहां पे आ सकते थे। लेकिन 1974 1976 में क्या हुआ कि ये जो बाउंड्री है वो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको इंटरनेशनल बाउंड्री बना दिया। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री बना तो रामेश्वरम तो आपके भारत में रह गया, लेकिन जो कच्चा टीबू है वो किस क्षेत्र में चला गया, श्रीलंका के क्षेत्र में। अब यहां से लोग जब भी इस रामेश्वरम वाले इलाके के जब भी लोग यहां पे मछली पकड़ने जाएंगे तब यहां की श्रीलंका की सरकार के द्वारा हाल के वर्षों उनको कभी क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता, उनको परेशान किया जाता, उनको मछली पकड़ने से मना कर दिया जाता। तो समझौते का मकसद क्या था कि पाक स्टेट में संसाधन प्रबंधन और कानून प्रवर्तन में सुविधा देना। इसका मतलब है कि आप भी अपने अच्छे से काम कीजिए, हम भी अच्छे से काम करेंगे। अब पड़ोसी देश है, ना पड़ोसी चेंज होगा ना हम उसके लिए चेंज होंगे। बात समझ में? अब भारतीय मछुआरों को केवल यह अनुमति थी कि वो आराम करने के लिए, नेट को सुखाने के लिए और सालाना सेंट एंथोनी फेस्टिवल, साल में एक बार यहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसको क्या बोला जाता है, सेंट एंथोनी फेस्टिवल आपको कहा जाता है। तो अब भारत के मछुआरे को क्या श्रीलंका की सरकार ने आपकी सहूलियत दी कि आप आइए, आप यहाँ पे आराम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जिस नेट से मछली को पकड़ते उस नेट को सुखाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सालाना सेंट एंथोनी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्हें इस द्वीप पर मछली पकड़ने की अनुमति नहीं थी। अब बताओ, पहले तो आके पकड़ते थे, अब तो अनुमति नहीं थी। बाद में भारतीय मछुआरे बेहतर क्षेत्र की खोज श्रीलंका के जल क्षेत्र में जाते हैं। भाई उनका काम ही वही है, ये पापी पेट क्या ना कराती। अब टमाटर 300 रुपए किलो है और टमाटर खाने का मन करेगा तो काम तो करना पड़ेगा। तो वो काम आपको ये नहीं देखता कि हम श्रीलंका में घुस रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस रहे हैं। ये पेट ऐसी चीज होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से खाए रहे टमाटर का चटनी, उनको क्या दिक्कत। कुछ दशक तक ये ठीक रहा, श्रीलंका ने भी कोई इंटरफेयर नहीं किया, भारत के मछुआरे आपके जाते रहे मछली की खोज में। लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब भारतीय उत्पादक क्षेत्र में मछली और जलीय जीवन आपके कम होने लगे। अब देखो, अभी कच्चा टीबू कौन से क्षेत्र में, श्रीलंका के क्षेत्र में है भाई। अब श्रीलंका के लोगों की भी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है क्योंकि भारत ने इसको सौंप दिया और भारत और श्रीलंका के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहा। जब तक भारत के क्षेत्र में मछली की कोई कमी नहीं थी, जलीय जीव की कोई कमी नहीं थी, तो हम लोग भी उधर कम जाते थे, जाते भी तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब हमारे यहाँ पे मछली की कमी होने लगी, अब हमारे यहाँ पे जलीय जीव की कमी होने लगी और पूरे के पूरे जिस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी डिपेंडेंसी इसी प्रकार के काम पे है, इसी प्रकार के काम पे। तो भारतीय मछुआरे आगे बढ़ने लगे, यानी उस क्षेत्र के अंदर घुसने लगे। अब मछली पकड़ने के लिए आधुनिक ट्रॉलियों का इस्तेमाल होते रहा, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को क्या होता है, नुकसान हो रहा है। अब क्या पहले जैसा तो नेट से मछली पकड़ते नहीं है, अब आपके साइंटिफिक चीजें आ गई हैं, मशीन के माध्यम से मछली को पकड़ा जाता है। तो उसके माध्यम से श्रीलंका का क्या भाई कि जो आपकी पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका नुकसान हो रहा है, जो आपके एक्वेटिक एनिमल है उसका आपके क्या हो रहा है भाई, आपके नुकसान हो रहा है। अब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। आप सब लोगों को पता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हुई, राजीव गांधी जी सरकार थी और उसके कारण हमारे अपने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री को खोना पड़ा क्योंकि आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ा दिया था। अब एलटीटी के समय में श्रीलंका सरकार ने अपने मछुआरों को सैन्य ऑपरेशन के चलते, अब श्रीलंका ने क्या किया भाई, अब एलटीटी का ऑपरेशन चल रहा था, तो उस दौरान श्रीलंका सरकार ने अपने मछुआरों को क्या बोला कि आप जल क्षेत्र में मत जाइए, आप जल क्षेत्र में मत जाइए क्योंकि हम एक तरीके का ऑपरेशन चला रहे हैं, इसको खत्म करना है भाई प्रभाकरण को। भारतीय मछुआरों के लिए बढ़िया मौका हो गया। इसका मतलब क्या कि श्रीलंका ने अपने मछुआरों को रोक दिया। अब वो तो आपके यहाँ पे जाकर के मछली नहीं पकड़ पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे उस चीजों का। अब भारत के मछुआरों को तो रोक नहीं सकते थे, भारत के मछुआरे तो जो समझौता हुआ था सशर्त उसके अंतर्गत जा सकते थे, आ सकते थे। 2009 में अब देखो ये समस्या 1974-76 के बाद 2009 में श्रीलंका ने पाक स्टेट में समुद्री सीमा की कड़ी निगरानी शुरू कर दी।
श्रीलंका ने अब अपनी निगरानी शुरू करी। उसकी मंशा यह थी कि तमिल विद्रोही देश में वापस न लौट सके, क्योंकि श्रीलंका में विरोध किसके चलते हुआ था? तमिलों के कारण हुआ था। एक अलग से तमिल इलम स्टेट की मांग थी भाई, जिसके चलते श्रीलंका आपके दो भाग में आपके बंटने की स्थिति हो गई थी। तो श्रीलंका ने, क्योंकि ये जो तमिल वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो श्रीलंका को इस बात का डर था। श्रीलंका ने अपने आप को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने सीधे तौर पर निगरानी शुरू। 2010 में युद्ध खत्म हो गया, एलटीटीई वाला, यानी श्रीलंका के अंदर आपके गृह युद्ध खत्म हो गया। श्रीलंका मछुआरा फिर से क्षेत्र में आवाजाही करने लगे और उन्होंने इस भूभाग पे कच्चा तीबू पर अपना दावा ठोक दिया। पूरे आपकी बातों को समझिएगा। अब यह जगह रामेश्वरम से उत्तर पूर्व की दिशा में 10 मील की दूरी पे है, यानी अब इस जगह हमारे से बहुत नजदीक है। इसका इस्तेमाल भारतीय मछुआरे किसके लिए? तो अपने नेट को सुखाने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए, आराम करने के लिए करते थे। लेकिन बॉर्डर पर गिरफ्तारियां अब शुरू हो गई। अब इस गिरफ्तारी के पीछे श्रीलंका सरकार ने क्या कारण देना शुरू कर दिया भाई, कि हमको डर है कि फिर से कहीं यहाँ पे तमिल आपके हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए घुस ना जाए। और श्रीलंका प्रशासन ने कहा कि वो अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के साथ श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो गई? अब श्रीलंकाई मछुआरों को यह लगा कि भारत के मछुआरे अगर हमारे क्षेत्र की मछली का पूरे तरीके से उपयोग कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? और दूसरा, श्रीलंका की सरकार का स्टैंड क्या था? हम समुद्री सीमा की निगरानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि श्रीलंका की समुद्री सीमा की निगरानी भी करना है और श्रीलंका के मछुआरों के हित की भी सुरक्षा करना है। और इसी के बाद अब ये जो आपके प्रभाव है, ये जो आपके डिस्प्यूट है, कंफ्लिक्ट है, वो बढ़ने लगा। अब भारत सरकार क्या चाहती है? जो मैंने आपको पहले बताया कि जो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट जो है आपके, वहां पे जो बयान है उसके अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच 74 और 76 के बीच में जो समझौता था वो द्वीप श्रीलंका के हिस्से में पड़ता है। ठीक है, मामला अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में। श्रीलंका ने भारतीयों को बिना किसी वीजा के धार्मिक प्रयोजन से द्वीप पर आने जाने, इसका मतलब कि इस द्वीप पर जाने के लिए आपको किसी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं है, जैसे हम नेपाल में बिना वीजा के जा सकते हैं। 2014 में मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया था। विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दिया कि मामला सुलझ चुका है। देखिए, तो 2014 में विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि श्रीलंका जल क्षेत्र में जाने का भारतीय मछुआरों को कोई हक नहीं है। बात समझ गए आप सब लोग? इस पर तत्कालीन सीएम जयललिता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर के फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। तो आज हमारी चालाक, यशस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस बात को लेकर के कही। उन्हीं की सरकार की विदेश मंत्रालय ने यह बात अपने बयान में कहा था कि भाई श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरे नहीं जा सकते हैं, उनको कोई हक नहीं है। तो जब ये स्टेटमेंट आया तब उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी जयललिता जी। उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया और कहा कि आप इसके ऊपर क्या कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। उसके बाद ये जो मसला है वो पूरे तरीके से आपके राजनीतिक रंग ले चुका है। तो कच्चा तीबू क्या है, कच्चा तीबू किस तरीके का विवाद है, इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ अब एक नई तरीके का विवाद। एक तरफ हम कह रहे हैं कि श्रीलंका को उसकी इमरजेंसी से उबारने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दूसरी तरफ ये भी हम कह रहे हैं कि श्रीलंका में घुसपैठ करके चाइना भारत को चारों तरफ से रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी के अंतर्गत चारों तरफ से घेरने की नीति बना रहा है। बांग्लादेश में घुसपैठ करके, नेपाल में घुसपैठ करके, पाकिस्तान में घुसपैठ करके और आपके श्रीलंका के साथ मिलकर मालदीव में भी आपके घुस गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बताइए कि अगर भारत के चारों तरफ के जो पड़ोसी देश है उसके मन में भारत के प्रति असंतोष, भारत की सरकार की नीति के प्रति असंतोष हो जाए तो आप मदद किससे मांगने जाइएगा? अगर चाइना को काउंटर करना है तो सबसे पहले हमें अपने नेबरहुड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, हमें म्यांमार के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, हमने श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, हमें मालदीव के साथ आपके संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। भारत के युवाओं को कुछ भी कह देना, इसीलिए मैं आप सब लोगों को सही चीजें बताने की कोशिश करता हूं
तो अब एक चीज बताओ कि भारत के चारों तरफ ये देश है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, आप इधर देखिए, इधर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बांग्लादेश दिखेगा, आप इधर देखिए ईस्ट की तरफ आपको म्यांमार आपको दिखेगा, आप नीचे देखिएगा तो श्रीलंका और मालदीव दिखेगा, आप उधर देखिए तो चाइना दिखेगा। और अब इन सारे पड़ोसियों के साथ अगर हम संबंध अपने बिगाड़ ले केवल अपनी राजनीति को ठीक करने के लिए, तो ये सही नहीं है। तो ठीक है, भारत में अब कुछ भी लेकर के आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लाने की आड़ में आप भारत में कुछ भी कह दीजिए, भारत के युवाओं को बेरोजगार कर दीजिए, भारत की महिलाओं को रोड पे नंगा करके पूरे देश को शर्मसार कर दीजिए, भारत के नौजवानों को अग्निवीर का एक झुंझुना दे करके उनको पूरे तरीके से उसके लाइफ में कुंठा पैदा कर दीजिए, भारत के किसानों को उनके फसल को ना खरीद करके उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दीजिए, तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। ये एक भारतीय होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते, हमारे उन महापुरुषों ने जिन्होंने हमारे देश के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है, अपना जान दिया है, वो कह करके गए थे कि हमारा काम था देश को आजाद कराना, आपका काम है देश को एक सूत्र में बांध करके रखना, देश को अखंड रखना, देश को अक्षुण्ण रखना, देश को आपके प्रगति के रास्ते पर आगे लेकर के जाना। तो ये कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। तो इसीलिए किसी बहकावे में, इसीलिए किसी गलतफहमी में, बिना किसी चीज को सोचे समझे अपना जजमेंट देने से बचे। हम सरकार के साथ है, सरकार इस प्रकार की कोई भी अगर काम करती है तो हम पहले ऐसा प्लेटफॉर्म होंगे जो मजबूती से इस बात को कहेंगे कि हम आपने बहुत अच्छा काम किया, इसका स्वागत है।